अभी तक का मोस्ट डिटेल्ड और मोस्ट कंक्लूडेड चैप्टर देने वाला हूँ, लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज बड़े ही होलिस्टिक वे में और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब एक छोटे से लेक्चर में आपको लाइफ प्रोसेस फुल्ली कवर करवा दूंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी चीजें कट टू कट, और सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो सिर्फ पेपर में आने वाला है। इतना कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, और आपको ही पता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाईली वेटेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का ये लाइफ प्रोसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बड़े होलिस्टिक वे में और जल्दी से खत्म करेंगे लाइफ प्रोसेस। जैसा कि सबसे पहले स्टार्ट होता है ये चैप्टर, टर्म आता है लाइफ प्रोसेस। देखो भाई, लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ आप सभी को पता है कि डे टू डे जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो प्रोसेस करने के लिए, जो हम एक जीवित, एक जो लिविंग बॉडी है वो जो करे अपने लाइफ, होलसम लाइफ में जो डेली एक्टिविटीज करे, उसी को तो हम कह देते हैं एक तरीके का लाइफ का प्रोसेस। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि देखो लाइफ प्रोसेस है क्या। लाइफ प्रोसेस एक बेसिक इसेंशियल फंक्शन है किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ताकि वो मेंटेन कर सके अपनी सस्टेनिटी इस लाइफ, इस अर्थ पे। ठीक है, अब इस अर्थ पे जो अपनी सस्टेनिटी को बना के रखेगा, मतलब जिंदा रहने के लिए जो डे टू डे एक्टिविटी करेगा, वही सारी चीजें कहलाती हैं लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो न्यूट्रिशन इनटेक करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एक्सक्रीजन करेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एड ऑन वाली बात मैं बता देता हूँ, जैसा कि मैं सभी हर जगह बताता हूँ। देखो होता क्या है, आप सभी को पता है कि लिविंग के कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या फिर डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग? तो वहां पे हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास एक कैरेक्टर होता है लिविंग का, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। अब इतना तो जान लो, ग्रोथ हर एक लिविंग का कैरेक्टर तो है, लेकिन ये ग्रोथ क्या डिफाइनिंग कैरेक्टर है? क्या ये सच में लिविंग को अलग करेगा नॉन लिविंग से, बताएगा? देखो होता क्या है, इसकी एक कहानी समझो। मान लो ये रहा ऐसा पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ से ऐसा पानी आता है, आ रहा है यहाँ पे झरने से, और इसी पहाड़ से छोटे छोटे सैंड आने लगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये सैंड ढेर सारे टाइम तक इकट्ठा हुए और हुआ क्या, एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो विद इन द ईयर्स इस माउंटेन का भी तो फॉर्मेशन हुआ, मतलब इस माउंटेन में भी तो ग्रोथ हुई। तो क्या मैं कह दूंगा ये माउंटेन जिंदा है? क्या ये लिविंग है? नहीं। तो एक पार्ट यहाँ पे जानने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए ग्रोथ क्या है। यस, आप कह सकते हो यस, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मतलब ये परफेक्टली लिविंग कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकता, ना करता है। इसी तरह एक और कैरेक्टर आता है हमारे पास, रिप्रोडक्शन। एक और कैरेक्टर है हमारे पास, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने जैसा ही बनाना, मतलब बच्चा पैदा करना। अब अगर मैं कहूं कोई इंसान बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या वो मरा है? क्या वो जीवित नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब है कि यस, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ये भी एक कैरेक्टर है लिविंग का, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। मतलब ये पर्टिकुलरली परफेक्टली एक लिविंग कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करवाता। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका मैं ले लेता हूं म्यूल। म्यूल आप सभी जानते हैं, खच्चर। और ये खच्चर कब बनता है? जब हम फीमेल डोंकी का यूज करते हैं, फीमेल हॉर्स का क्रॉस करवाते हैं मेल डोंकी के साथ, तब जो बनता है वो कहलाता है म्यूल। ध्यान समझना, म्यूल इनफर्टाइल होता है, मतलब स्ट्राइल होता है। वो फर्टिलिटी नहीं, मतलब फर्टिलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी न्यू प्रोजेनी नहीं बना सकता। अब ऐसा क्यों हुआ? नेचर का एक रूल है, अगर विद इन द स्पीसी, मतलब सेम स्पीसी में आप फर्टिलाइजेशन या फिर सेम स्पीसी में आप पॉपुलेशन कराओगे, तभी उनके जो बच्चे होंगे, जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, वो फर्टाइल होंगे। और यहाँ पे देखो ना, हमने हॉर्स और डोंकी लिया, अलग अलग स्पीसी लिया, दैट्स वाई इनका जो यहाँ पे प्रोजेनी बना वो इनफर्टाइल है। ठीक है, और इसी तरह एक कैरेक्टर आता है हमारे पास, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, इसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रेच करके पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है, अब देखो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या है, समझो। मतलब अगर कोई भी लिविंग बॉडी होगी, उसमें अलग अलग इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका, मिमोसा पुडिका का। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं मिमोसा पुडिका का, जिसको बोलते हैं छुई मुई, मिमोसा पुडिका। ठीक है, वो थर्मो सेंसिटिव होते हैं, मतलब जैसे ही हम उनको टच करेंगे ना, तो उनकी पत्तियां कर लेकर जाती हैं। तो हमने जो उन्हें टच किया,
वो इन्वायरमेंट है उनके लिए। तो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट उन्होंने रिस्पॉन्स क्या किया, उनकी पत्नियां कर्ल हो गई, ठीक है। तो ऐसे सारे कैरेक्टर्स हैं। तो समझिएगा ये जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है ये परफेक्टली डिफाइंड कैरेक्टर है, ये परफेक्टली लिविंग को अलग करेगा। हाँ, अगर ये फीचर है तो आप आंख बूझ करके कह सकते हो कि हाँ ये परफेक्टली लिविंग के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन को देख ही लिया था, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन को हमने देख लिया यहाँ पे कंप्लीटली। अब हम देखने वाले, देखो अलग अलग टॉपिक, जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है। आइए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, पाना और उसको यूज करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मतलब ऐसी न्यूट्रिशन जिससे हम अपने डेली एक्टिविटी में कैपेबल हो सकें और एनर्जी अपने को मिल सके, उसे यूटिलाइज कर सकें, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन सिंपल सा है। अगर मैं बोलूं रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन सिंपल सा है कि जब भी कभी ग्लूकोज को तोड़ के कन्वर्ट कर लिया जाए एटीपी में, उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। कह रहा कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड को तोड़ना और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। देन एक्सक्रीजन, एक्सक्रीजन क्या है? अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी में रह गया है, जो बॉडी को कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं, उसे बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम द सेल और द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीजन, ठीक है जी। चलिए इनको हम होलिस्टिकली आराम से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं अपना न्यूट्रिशन, थोड़ा सा डिटेल खोलते हैं। देखो बात जब करते हैं हम न्यूट्रिशन की, तो हमको पता चलता है कि यस, न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो टर्म से भी समझ सकते हो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है जी, जो खुद से अपना खाना बनाए, those organisms are called autotrophic, मतलब those nutrition are called autotrophic mode of nutrition। अब यहाँ पे एक बात समझना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करें, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफर्स, ऑटोट्रॉफर्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करें, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करें, इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफर्स। क्लियर है क्या? कह रहा कि दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाएं किसी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जिसको हम अभी पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या जाता है, समझो बात को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाने में कैपेबल ना हो और अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड हो, उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल ह्यूमन, कैट, फंजाई, लीच, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हेटरोट्रॉफिक के और भी टाइप्स। आखिर ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के और क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है होलोजोइक। होलो का मतलब होता है सॉलिड, होलो का मतलब होता है होल, यानी सॉलिड फॉर्म में जो अपना खाना खाए, उसे हम कहते हैं होलोजोइक, होलोजोइक, ठीक है जी। जैसे कि देखो, ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम इंटायरली, मतलब सारा, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस, जो सॉलिड फॉर्म में अपना सारा खाना खाए और उसे डाइजेस्ट यानी पचा सके, उसे हम कहेंगे होलोजोइक, होलोजोइक टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है जी। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, अमीबा और पैरामीशियम। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारा टाइप है होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक का, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स जो फीड करें, मतलब आश्रित हों किस पे? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, मतलब मरी और सड़ी गली चीजों पे मतलब कि अपने खाने के लिए मतलब कि निर्भर हों, उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। जैसे कि फंजाई, जिसमें हम ब्रेड मोल्ड को भी लेते हैं, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने खाने के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड हो
और अपने होस्ट को धीरे 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 करके खत्म कर दें। जैसे कि देखो, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन एक्सटर्नल पैरासाइट। एक्सटर्नल मतलब बाहर, हम इंटरनल की भी बात करेंगे। एक्सटर्नल पैरासाइट हो सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल होंगे तो वो ऑन मतलब ऊपर होंगे, उसके ऊपर होंगे मतलब बाहर से, और अगर इन होंगे मतलब अंदर होंगे तो इंटरनल पैरासाइट कहा जाएगा। ठीक है, और किसी बॉडी पे या फिर किसी अनदर लिविंग बॉडी पे, मतलब किसी और लिविंग बॉडी पे डिपेंड होंगे, और जिस पे वो डिपेंड होंगे खाने के लिए, जिसका खाना खाएंगे, जिससे खाना चूसेंगे, उसे हम कहेंगे होस्ट बॉडी। ठीक है, ऑफन कॉजिंग हार्म टू द होस्ट, और ये अपने होस्ट को क्या करेंगे, हार्म भी करेंगे। भाई उसका किसी का आप खाना खाओगे तो उसे हार्म तो होगा ही। एग्जाम्पल जैसे कि लीच, टैपवॉर्म, कस्क्यूटा, इसको जरूर याद रखना। एग्जाम्पल आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इतने एनिमल पैरासाइट तो बहुत है, दिस इज वन एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पैरासाइट, दिस इज वन एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पैरासाइट। तो इसको याद रखना, अमर बेल बोलते हैं इसको, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कस्क्यूटा, इसी को हम कहते हैं कस्क्यूटा या फिर अमर बेल। ठीक है, याद रहेगा। चल, वही कह रहा है कि देखो, कस्क्यूटा इज अ प्लांट पैरासाइट, इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ऐसा पैरासाइट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। भाई क्लोरोफिल नहीं है तभी तो वो अपना खाना नहीं, तभी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो अपना खाना नहीं बना पा रहा है, अपना खाना नहीं बना पा रहा है तभी तो कैटेगरी में है हेटरोट्रॉफिक के, और तभी तो हेटरोट्रॉफिक के पार्ट में किसका, पैरासाइट का है, किसी और पर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है फोटोसिंथेसिस, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। कहीं ना कहीं इसका जिक्र तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे एमसीक्यू में, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, या फिर केस बेस्ड में, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको दिखेगा या फिर ये आता हुआ दिखेगा। कह रहा है कि प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाएं, किससे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके, और सनलाइट की एनर्जी यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ में आया क्या? मतलब ऐसे ग्रीन प्लांट जो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले CO2, पानी, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल A and B ले लो, और सनलाइट, यही तो ट्रैप करवाएंगे। इन सब के कॉम्बिनेशन से जो अपना खाना बनाए, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। अब कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं, मतलब जिनके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस हैं, पहला सनलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दी रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस करके भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो, कह रहा है कि यहाँ पे हमने CO2 6 CO2 लिया प्लस 12 H2O लिया बैलेंस करने के लिए। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में हमने बनाया ग्लूकोज, जिसको बोलते हैं C6H12O6, और कुछ अमाउंट में वाटर निकला, और ऑक्सीजन गैस निकल गई। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए इसेंशियल है और CO2 प्लांट्स के लिए इसेंशियल है। समझ में आया? दैट्स व्हाई वी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? देखो, कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल ही है, लाइट को क्या करती है, ट्रैप करती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किससे हुआ? लाइट की जो एनर्जी है उसको कौन एब्जॉर्ब किया? बाय क्लोरोफिल। होगा क्या इससे? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मतलब लाइट को क्लोरोफिल ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पॉसिबल हो पाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे पानी को तोड़ दिया जाएगा H+ और OH- में। ठीक है जी। और होगा क्या कि मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाएगा, जिससे होगा क्या, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब ही है, रिडक्शन क्या है? रिडक्शन आपने केमिकल इक्वेशन में पढ़ाई होगा। केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन क्या है? जब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए उसे हम कहते हैं रिडक्शन, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए उसे हम कहेंगे रिडक्शन। इतनी बात समझ में आई क्या? इन दोनों प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। ठीक है जी। और देखो यहाँ पे वही तो कह रहा है क्या, कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए। ठीक है,
ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ गया क्या? और ये पूरा प्रोसेस जो भी है ये 3 स्टेप में होता है। तो दीज आर दी 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या? पहला लाइट का मतलब एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का थ्रू क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा, लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया है क्लोरोफिल, उससे पानी को तोड़ा जाएगा ताकि पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाए, और ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाएगा और हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ताकि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हम करेंगे, किसमें? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो सके और रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बना सकें? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो बाद में बनेगा, पहले हमको यही ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। वाई, क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ग्लूकोज तो है मोनोमर। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। सैकराइड का मतलब होता है शुगर की चेन। शुगर, ये ग्लूकोज तो एक शुगर की चेन है, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, दीज आर दी पॉलीसेक्राइड्स, दीज आर दी पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड का मतलब, पॉली मतलब ढेर सारे, सेक्राइड मतलब शुगर की चेन। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ठीक है जी, समझ में आया? चलो नेक्स्ट कह रहा है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनेली, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, सॉरी, क्लोरोफिल कहाँ होता है? ग्रीन कलर के ऑर्गेनेली में, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी। और इसी की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट में ग्रीन कलर का ग्रीन कलर प्रोवाइड होता है, या फिर प्लांट में ग्रीन कलर इसी से मिलता है, ठीक है। इनसाइड प्लांट सेल द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज इट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्टिक यानी क्लोरोफिल्स, ठीक है। अब कह रहा है कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनेली, या फिर कह सकते हो क्लोरोफिल, या फिर, अच्छा ये क्वेश्चन है, समझना एक बात, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो कौन सा ऑर्गेनेली है जहां पे क्लोरोफिल पाया जाता है? तो आप कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली वेयर क्लोरोफिल्स आर बीन प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर करता है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री लेता है। और स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर दी टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जिसकी वजह से ही ट्रांसपिरेशन भी पॉसिबल होता है। और ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नाउ कह रहा है वाटर कहां से लिया जाता है? रूट से, फ्रॉम सॉइल से। नाइट्रोजन कहां से लिया जाता है? नाइट्रोजन लिया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन, ये सब भी इन्हीं में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है प्लांट्स में जो फूड होता है यानी कि ग्लूकोज, उसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब प्लांट में कोई पूछे स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, तो बोलना है स्टार्च में होता है। और स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स अगर कोई पूछे तो बोलना ग्लाइकोजन। मतलब एनिमल्स में स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और प्लांट्स में स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। वही कह रहा कि फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स में डे टाइम में स्टोमेटा बंद रहता है ताकि वहां पे वाटर का लॉस बचाया जा सके, लॉस ऑफ वाटर को हम बचा सकें, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर को बचाया जा सके, इस वजह से स्टोमेटा हमेशा क्लोज रहता है, ठीक है। चल नेक्स्ट है हमारा, जस्ट ठीक है। अब कह रहा है कि एक एक्टिविटी हमारी 5.1 एंड 5.2 को थोड़ा समझते हैं हम। देखो हम इस एक्टिविटी में ये समझते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए क्यों इसेंशियल है, या फिर मैं बोलूं कि यहाँ पे हम क्लोरोफिल की नेसेसिटी बता रहे हैं कि क्लोरोफिल क्यों फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। हमने एक वेरीगेटेड लीफ लिया, अलग अलग कलर जिसमें होते हैं, उसे पहले बॉईल किया, फिर अल्कोहल डिप्ड किया, देन उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला। कंक्लूजन क्या मिलता है कि स्टार्च जो होता है वो प्रेजेंट होता है केवल ग्रीन साइट्स में, ओनली प्रूविंग, और यही प्रूव करता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। भाई क्लोरोफिल ही तो ट्रैप करता है सनलाइट की एनर्जी को, और वही तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करवाएगा, ठीक है।
और इसी तरह एक और एक्टिविटी है कि ग्लास जार को सील कर देना है और उसे सनलाइट में रखना है और KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस जार में रखना है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके एनी कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मौजूद है तो उसे खींच सके, एब्जॉर्ब कर सके। और आयोडीन टेस्ट हमने करना है यहाँ पे स्टार्च के साथ, ठीक है। अब करना क्या है, देखो ऑब्जर्वेशन हमें क्या यहाँ पे ऑब्जर्व होगा कि कोई भी ब्लू कलर नहीं दिखा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कंक्लूजन था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों भाई, अंदर फोटोसिंथेसिस तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी नहीं थी ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है। यही याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिड्यूस होके बनाता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। याद करो 3 स्टेप्स, ये याद आया। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। पहले हम न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ें या फिर न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ें, उसके पहले हम जान लेते हैं ये न्यूट्रिशन क्या है और कितने स्टेप में। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, न्यूट्रिशन हमेशा 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। पहला है खाने को मुंह में रखना, इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब जो खाना आपने खाया उसको पचाना पड़ेगा, इट मींस सेकंड स्टेप है हमारा डाइजेशन, ठीक है। अब खाए हुए खाने से न्यूट्रिशन को भी सोखना है, एब्जॉर्ब करना है, इसलिए हमारा थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करके सारा न्यूट्रिशन एक जगह तो रखना नहीं है, उसको पूरी बॉडी में फैलाना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। अब जो बच गया अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर अनवांटेड मटेरियल है, उसे बॉडी के बाहर भी तो एक्सपेल आउट करना है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन, ठीक है। तो इसमें ईजेशन और इंजेशन में कंफ्यूज मत होना। दीज आर द 5 स्टेप्स फॉलोड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ कमिंग अप विथ न्यूट्रिशन अमीबा की बात करूं तो अमीबा जो है फूड को टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अपने कैप्चर करने की क्षमता रखता है, और उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फीट, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया की हेल्प से वो इंगल्फ करता है, लेता है चीजों को, ठीक है। और यही उसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और इसके अंदर होता है फूड वैक्यूल, जिसके अंदर क्या है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या काम करता है, जो खाना इसने कैप्चर किया था उसको वो लेके फूड वैक्यूल में डाल देगा। अब फूड वैक्यूल में होता है क्या, फूड वैक्यूल में होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो उस खाने को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस में, जिससे वो उस खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होगा किसके थ्रू, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो तो ये रहा इसका वैक्यूल, इसके अंदर से एब्जॉर्ब करके देखो ये सारा साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है, ठीक है जी, ठीक है। देन लास्ट क्या रहा है कि अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा उसको सेल के बाहर एक्सपेल आउट कर देगा, इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस भी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, सेम चीज, सेल यहाँ पे डेफिनेट शेप की होती है जैसे कि स्लीपर लाइक। इसके ये देखो छोटे छोटे ये क्या है, दीज आर सीलिया, दीज आर सीलिया। क्या हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, चिपकने में। फूड जो है मूव होता है यहाँ पे स्पेसिफिक स्पॉट पे जिसका नाम है वैक्यूल, ये भी अपने वैक्यूल में फूड को डालते हैं, ठीक है। वहीं पे इनका भी डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन इनका भी होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब इनके पास सीलिया होती है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो अटैचमेंट में हेल्प करती है और मूवमेंट में भी हेल्प करती है, विच ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यही इनके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब ये सेम प्रोसीजर से खाने को एब्जॉर्ब करेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं, ठीक है। आओ यहाँ से अब जो है हमारा मेन पॉइंट आया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जहां से दबा के क्वेश्चन आता है और भर भर क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल कोई पूछे तो क्या होता है, तो बोलिएगा एलिमेंट्री कैनाल लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है हमारी बॉडी में, जो कि माउथ से लेके एनस तक की जो ओपनिंग होती है पूरा कंटेन करती है सेम ट्यूब, और उसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे लिख दिया है लॉन्गेस्ट ट्यूब, जो कि माउथ से लेके एनस तक होती है, ठीक है जी। सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, मतलब खाने को मुंह में रखना। खाने को जैसे ही मुंह में रखा गया तो वहां पे टीथ हेल्प करेंगे, क्या काम करेंगे, टीथ करवाएंगे फिजिकल डाइजेशन। टीथ क्या काम करवाएंगे, यहाँ पे टीथ हेल्प करेंगे इन फिजिकल डाइजेशन, और क्रश करवाएंगे, तोड़ेंगे और खाने को काटने में हेल्प करते हैं स्मॉल पीसेस में, ठीक है। देन फर्दर सिलेवरी ग्लैंड क्या काम करता है, आपको ये शायद थोड़ा सा कम विजिबल हो ढंग से, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, मैं ये PDF
टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। सिलेवरी ग्लैंड क्या काम करता है? सेक्रेट करता है सलाइवा, जिसके अंदर होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है सिलेवरी अमाइलेज, जिसका नाम होता है सिलेवरी अमाइलेज। और काम क्या करता है ये खाने में मौजूद कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को तोड़ने में हेल्प करता है, विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, किसमें? सिंपल शुगर में। तभी आप रोटी को थोड़ी देर अपने मुंह में रख के खाली रोटी चबाओगे ना तो आपको मिठास आएगी थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि आपका जो सलाइवा है उसके अंदर जो सिलेवरी अमाइलेज है वो शुगर को यानी कि स्टार्च को तोड़ रहा है सिंपल शुगर में, जब भी आपको मिठास लग रही है। और यही, और टंग क्या काम करता है? टंग फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। टंग मिक्सेस फूड विथ सलाइवा एंड हेल्प इन swallowing। अब जब खाना अच्छे से टूट गया है, टीथ ने फिजिकल डाइजेशन कर दिया है, सलाइवा और सिलेवरी अमाइलेज मिल चुके हैं और टंग उसको रोलिंग कर चुकी है, तो अब एक जो बॉल बन गया है ना उसे हम लोग बोलते हैं बोलस। उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक है। अब वो जो उसमें ढेर सारा म्यूकस लग गया है, अब वो इसोफेगस यानी फूड पाइप में प्यार से स्लिपरी नेचर का हो गया है ताकि फिसल के अब जा सकता है, ठीक है। देन देखो इसोफेगस क्या काम करेगा, जो कि फूड पाइप है वहां पे होगा एक पर्टिकुलर मूवमेंट जिसको बोलते हैं पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। घबराना नहीं, ये नोट्स मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां देख लेना। इसको बोलते हैं पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट क्या है? पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट है जब कॉन्ट्रैक्शन, दबना, एक्सपेंशन, फैलना, किसका? दबना फैलना किसका? फूड पाइप का, फूड पाइप के वॉल का हो। दबना और फैलना यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो और वो पुश करे खाने को स्टमक की तरफ जाने को, उसी को हम उस प्रोसेस, उस फिनोमिना, उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट, ठीक है जी। ये रेगुलेट करवाता है मूवमेंट ऑफ फूड को ताकि फूड का मूवमेंट कहाँ हो सके? थ्रू स्टमक हो सके, ठीक है जी। अब देखो स्टमक में, फर्दर स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? गैस्ट्रिक जूस प्रोवाइड करते हैं। अब समझना, फूड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस। इसको मैं थोड़ा सा इधर समझा दे रहा हूं, समझो बात को कि देखो ये है, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर स्टमक, मान लो दिस इज आवर स्टमक, समझना, ठीक है। अब होगा क्या, ये स्टमक जो है इसके अंदर पहले HCl रिलीज होगा। सबसे पहले यहाँ पे HCl रिलीज होगा ताकि पूरे इन्वायरमेंट को कैसा कर दे? एसिडिक कर दे। होगा क्यों? पूरा माहौल जब एसिडिक हो जाएगा तो होगा क्या, जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब इसको एसिडिक माहौल मिलता है, एसिडिक माहौल मिलता है तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, पेप्सिन में। और यही पेप्सिन हेल्प करता है फिर फर्दर बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन करवाने में। तो आपके जो खाने में प्रोटीन है ना उसको ये क्या करवाएगा? डाइजेशन में हेल्प करवाएगा। अब इतना हाई, इतना कोरोसिव, इतना कंसंट्रेटेड एसिड होता है कि कहीं ये स्टमक की वॉल को डैमेज ना कर दे, कहीं ये स्टमक की वॉल को डैमेज ना कर दे, तो इस स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट, इस स्टमक की वॉल को एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अंदर ये जो स्टमक की वॉल से चिपकी हुई होती है म्यूकस की लेयर, ठीक है, ये क्या काम करती है? ये एसिड को थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज करती है ताकि एसिड डायरेक्ट स्टमक की वॉल को परफोरेट ना कर पाए, अल्सरेट ना करवा पाए, उसको डैमेज ना कर सके, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हैं? चल होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो हमने ये सारी बातें समझ लिया। और HCl क्या हेल्प करता है? कुछ बैक्टीरिया या जर्म्स जो बचे रह गए उनको भी मार देता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन डाइजेशन करवाता है। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। देन ये बात तो रही स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ आता है? खाना आता है फर्दर, अब सॉरी, ये रहा हमारा स्टमक की बात हो गई। स्टमक के बाद खाना आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आएगा तो, लेकिन उसके पहले कुछ एसेसरी, कुछ ग्लैंड्स जो होंगे जो अपना सेक्रीजन प्रोवाइड करेंगे, कुछ स्टमक में कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको देखते हैं। मतलब पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही करवाएंगे। देखो उनमें से सबसे पहला मैं पढ़ते हैं हम लीवर। लीवर क्या करेगा? बाइल जूस को सेक्रेट करवाता है विच स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर सिंथेसाइज करवाता है, प्रोवाइड करता है बाइल जूस को, जिसको हम बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो बाइल जूस सेक्रेट करेगा ना उसको स्टोर कौन करवाता है? गैल ब्लैडर स्टोर करेगा, ठीक है। और ये हेल्प क्या करता है? इट मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक अल्कलाइन। मतलब अभी
अंदर एसिड खतरनाक था, तो ऐसा खाना जो स्टमक में एसिडिक खाना हो गया होगा, वो जब आए स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसको कैसा कर देना है, उसको क्या करना है, उसको करना है एल्कलाइन करना है, बेसिक कर देना है। कह रहा है मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन, मतलब स्टमक से जो एसिडिक खाना आ रहा है उसको बेसिक कर देना है, ठीक है, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। और क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? फैट का डाइजेशन बोल लो, या फिर फैट बड़े ग्लोब्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना, सिंप्लीफाई कर देना, उसी को हम कहते हैं, या फिर बोल दो सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, ये भी करवाता है लीवर। और यहाँ पे कैसे होगा ये सब होगा मोर सरफेस एरिया फॉर एंजाइम टू वर्क, मतलब यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया। कौन, याद करो, सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा? याद आया क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाय। यही तो सरफेस एरिया बढ़ाएगा, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा, समझ में? ठीक है जी। अब नेक्स्ट पैनक्रियास की बात सुन लो। पैनक्रियास सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। कौन कौन सा होता है? एक होता है ट्रिप्सिन, हेल्प करता है फूड में प्रोटीन जो अभी भी बचा है उसको, बचे हुए प्रोटीन को और डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। कौन? ट्रिप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या काम करवाता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। लाइपेज लिपिड को, फैट जो भी बच गया है, जो प्रॉपर लीवर इमल्सिफाइड नहीं करवा पाया है, उसको भी तोड़ने का और काम करता है ये। ठीक है जी, कौन? लाइपेज एंजाइम। ठीक है जी। अब ये सारी हरकतें कहाँ पे हो रही थी? ये सारी हरकतें हो रही थी कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, देखो। स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसा बोला जाता है कि दिस इज हाईली कॉइल्ड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भैया सबसे लंबा होता है तो इसको स्मॉल क्यों बोले? क्योंकि इसकी विड्थ, हम स्मॉल और लार्ज किसके बेस पे पढ़ते हैं? हम स्मॉल और लार्ज पढ़ते हैं उसकी विड्थ के। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटी है, लेकिन लार्ज इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसकी विड्थ ज्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी विड्थ छोटी है लेकिन लेंथ में ये लंबी है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जाता है कि कंप्लीट ओवरऑल डाइजेशन अगर कहीं होगा बॉडी में तो कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ओवरऑल डाइजेशन होता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन, साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा यहाँ पे। ठीक है, रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, और यही लीवर और पेनक्रियाज का सेक्रीशन भी रिसीव करता है। क्लियर है क्या? याद रखना, इन एसेसरी ग्लैंड्स का सेक्रीशन स्टमक में नहीं, लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, नाउ विलाई की जिक्र आ ही गई, तो विलाई हमें पता ही है, लॉन्गेस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या काम करते हैं? इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ताकि एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ सके, और सप्लाई होता है यहाँ पे हाई ब्लड वेसल्स, और हेंस डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड टेकन टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी थ्रू विलाय। मतलब विलाय ही एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन को सब जगह फैलाने में हेल्प करता है। ठीक है जी, सही है। ठीक है, चल, प्रोटीन के स्मॉल कंस्टिट्यूएंट को बोलते हैं हम एमिनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट के स्मॉल कंस्टिट्यूएंट को बोलते हैं ग्लूकोज, और फैट के स्मॉल कंस्टिट्यूएंट को बोलते हैं हम लोग फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है क्या? देन स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलन में, और यहाँ पे अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है उसे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अनएब्जॉर्ब्ड है मतलब अनडाइजेस्टेड है, और अनडाइजेस्टेड है मतलब हमारी बॉडी के लिए नुकसान है, नीड नहीं है, तो उसे एक्सपेल आउट करना है बॉडी के बाहर। और यहाँ पे एब्जॉर्ब्स मोर वाटर फ्रॉम मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज बीइंग रिमूव्ड वाया एनस, एनस के थ्रू निकाल दिया जाएगा। याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है कि कहीं एक्सेस वाटर ना निकल जाए अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, बाकी निकाल दिया जाएगा। एनस जो होता है एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है थ्रू एनस, और इज रेगुलेटेड बाय एनस स्पिंचर। स्पिंचर होता है, एनल स्पिंचर होता है। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब समझने वाली बात यह है, जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस कौन? जो हर्ब्स को खाएं। ठीक है, उनमें लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्यों भाई स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है? क्योंकि हर्बीवोरस हर्ब्स खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, रॉ ग्रीन लीफ खा रहे हैं, और ग्रीन लीफ किससे बनी है?
ग्रीन लीफ की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की है, और सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स मटेरियल। उनको डाइजेस्ट करने के लिए वक्त ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि सेलुलोज की वॉल को तोड़ना है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज विच इज हार्ड टू डाइजेस्ट एंड रिक्वायर मोर टाइम टू ब्रेक डाउन एंड गेट एब्जॉर्ब्ड। इस वजह से कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, क्योंकि भाई वो किसी एनिमल का ही फ्लैश खा रहा है ना, उसमें सेल वॉल तो है ही नहीं, सीधा सेल मेम्ब्रेन है, और वो तो बड़े प्यार से और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, सिंस मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। ये हमारा सलाइवा का टेस्ट है जो कि बताता है सलाइवा कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। यहाँ पे बताता है कि सलाइवा में हमने स्टार्च को डाला और आयोडीन सोल्यूशन के साथ, तो हमें पता चलता है यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, तो पता चलता है कि स्टार्च जो है, सलाइवा जो है स्टार्च को तोड़ने में सक्षम है। ठीक है, जो कि हमारे मुंह में डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखो होता क्या है, आपने ग्लूकोज पिया तो आपके सेल के पास ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज नॉक नॉक करेगा तो सेल नहीं पहचान पाएगी। क्यों? क्योंकि सेल तो जानती है एटीपी को। अब ये ग्लूकोज जो है, देखो रेस्पिरेशन एक तरीके का इंजन है जहां पे ग्लूकोज जाता है और एटीपी बन के निकलता है। अब ये एटीपी को पहचानेगी, दैट्स व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर जान लो, काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ब्रीथिंग एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, और इस प्रोसेस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस में हम ब्रेक डाउन करवाते हैं फूड को ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे नो एनर्जी बीइंग रिलीज्ड इंस्टेड ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे एनर्जी तो रिक्वायर्ड होती है, रिलीज नहीं होती, बनती नहीं है। यहाँ पे एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और ब्रीथिंग हैपेंस इन लंग्स। ब्रीथिंग कहाँ पे होती है? लंग्स में होती है, लेकिन रेस्पिरेशन सेल में होता है। ठीक है जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी का, ध्यान रखना। जो हमारा ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का होता है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को पता है C6H6 C6H12O6। ठीक है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो होगा उसको साइटोप्लाज्म में डाला जाएगा और साइटोप्लाज्म में वो टूट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ एनर्जी में कन्वर्ट टूट जाएगा। अब ये 3 कार्बन जो पाइरुवेट है ना, इस पाइरुवेट के 3 फेस हैं। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन अगर है ही नहीं, एब्सेंस है, ठीक है, तब क्या होगा? तब इस कंडीशन में अल्कोहलिक रेस्पिरेशन होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस का यूज किया जाता है बियर बनाने में। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो इथेनॉल यानी पीने वाली दारू बनाई जाती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और कुछ अमाउंट में एनर्जी बोले तो यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, घाटे का सौदा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या प्रोसेस है? अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, देखो लैक और एब्सेंस में समझो। एब्सेंस मतलब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, लैक मतलब होता है कमी, ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत है लेकिन कम है, कमी है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये प्रोसेस होता है हमारी मसल्स में। देखो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन है, हमने दौड़ा, मजा आया, लेकिन एक टाइम पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो वो CO2 का यूज करने लगेगी ना, तो वहां पे कमी पड़ गई। किस चीज की? ऑक्सीजन की कमी होने पे हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये कहलाता है लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये भी एक तरीके का फर्मेंटेशन प्रोसेस है। लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलेगी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल निकलेगा एनर्जी, और यहाँ पे भी 2 ATP ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। इन आवर मसल सेल एंड इन सम बैक्टीरिया, ये हमारी मसल्स में और कुछ बैक्टीरिया में ऐसा प्रोसेस होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला मामला। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी। लास्ट हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो होगा उसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर और एनर्जी। यहाँ पे हमको लगभग 38 ATP का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है जी,
तो याद रखिएगा ये डायग्राम रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वही कह रहा है कि ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, बहुत हैवी एक्सरसाइज में मसल्स रैपिडली कन्वर्ट करने लगती हैं ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में, ताकि जल्दी एनर्जी मिले, ऑक्सीजन का वेट नहीं करते। एंड दिस लैक्टिक एसिड बिल्डअप कॉजेस फटीगनेस, थकावट, और क्रैम्प इन मसल, दर्द होता है मसल्स में इसकी वजह से। ठीक है, तो एरोबिक एनारोबिक के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। एरोबिक में ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जैसा कि मैंने बताया 38 एटीपी, और यहाँ पे एरोबिक में लेस एटीपी प्रोडक्शन होता है, 2 एटीपी। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ध्यान रखना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एरोबिक प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, बट एनारोबिक प्रोसेस सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है CO2 और वाटर, और एनारोबिक प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होता है CO2, इथेनॉल पीने वाली दारू, और लैक्टिक एसिड पीने वाली दारू C2H5OH। ठीक है, नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन समझ लेते हैं फटाफट। सबसे ऊपर होता है भैया ये छेद, यानी कि नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से एयर इंटर करती है और यही एयर एंट्री का पैसेज है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स से इंटर करती है, देन उसके बाद नसल पैसेज, ये जो नाक का रास्ता इसको बोलते हैं नसल पैसेज। इसके अंदर नसल हेयर्स होती है, लाइनिंग होती है, जो कि क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर को प्यूरिफाई भी करती है ताकि जो डस्ट पार्टिकल है उसमें फंस जाए, और वहां पे लगे सेंसर्स यानी सेंसेस, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस से वो क्या करेगा, वो छींक दिलवाएगा ताकि वो झटके में डस्ट पार्टिकल्स निकल जाए। और यहाँ पे पैसेज लाइनिंग होता है म्यूकस की, ताकि डर्ट ट्रैप हो जाए, डस्ट और फिल्ट्रेशन ऑफ एयर हो सके, मतलब एयर फिल्टर होके अंदर जा सके। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा, उसके जस्ट नीचे का स्ट्रक्चर आता है हमारा फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, ये कॉमन पैसेज है फूड पाइप और एयर चेंबर, यानी कि ये हमारा लंग्स और इसोफेगस का कॉमन पाथ कौन सा है, फेरेंक्स। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड पाइप एंड लंग्स, बताना फेरेंक्स। देन उसके नीचे आता है लैरिंक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी, जहां से हम साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। ये क्या, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, इट अलाउज एयर टू पास इनटू ट्रैकिया, यही एयर को अलाउ करता है कि ट्रैकिया के अंदर हवा जा सके। ठीक है, ट्रैकिया के अंदर हवा जा सके। देन आता है हमारा यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, जो प्रिवेंट करवाता है एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग। ध्यान समझना, जो हमारा ट्रैकिया है ना, अगर देखो ट्रैकिया हम चिल्लाते हैं जब हम चिल्लाएंगे तेजी से तो होगा क्या कि ये जो ट्रैकिया ना, इस पे कंप्रेशन प्रेशर आता है, बढ़ता है। अब अगर रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है कि अंदर बाहर ना निकले। अगर रिंग ऑफ कार्टिलेज हटा दोगे ना, ये फट भी सकता है इतना प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करवाता है एयर पैसेज को कोलैप्स होने से। ठीक है, ये आपके CBSE 23, 21 और 19 में यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, देन हमारा आता है ट्रैकिया, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। इस ट्रैकिया के उसके बाद हमारा आता है ट्रैकिया के बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, जब दो ब्रोंकाई कनेक्ट होते हैं तो ट्रैकिया अलग अलग, दो ट्रैकिया ईच लंग्स में बढ़ता है, जैसे कि ये एक। ठीक है, अब ब्रोंकाई फर्दर टूटता है ब्रोंक्यूल्स में। देखो, ईच ब्रोंकाई डिवाइड इन लंग्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। मतलब ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स में फर्दर डिवाइड होते हैं, टूटते हैं, और यही ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो कि स्मॉल एयर पैसेज करवाते हैं और जो डायरेक्टली एल्वेलाई में एयर को मतलब कि फैलाते हैं या फिर पहुंचाते हैं। अब ये जो एल्वेलाई है, याद रखना, ये कुछ ऐसा सैक लाइक होता है। ठीक है, यही हमारा CO2 और O2 का एक्सचेंज करवाता है और यही हेल्प करता है एक्सचेंजमेंट में। ठीक है, अभी एल्वेलाई क्या है, एल्वेलाई आर टीनी बैलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स के एंड में यही पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो थिन ये। ठीक है, अब ये करते क्या हैं, एंड मॉइस्ट फॉर ईच गैस डिफ्यूजन, और गैस का डिफ्यूजन यही करवाते हैं। सराउंडेड बाई नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दे आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज ऑफ लंग्स। Each lungs contains millions of alveoli providing large surface area for efficient diffusion. देखो होता क्या है, ये जो एल्वेलाई है इसके पास से यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ना ब्लड कैपिलरीज भी बटी हैं, ताकि ब्लड कैपिलरीज अपना CO2 इसके अंदर डाल दे। ठीक है, और O2 रिच एयर खुद लेके चली जाए, और ये CO2 को निकाल देगा थ्रू कहाँ से, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया,
लैरिंग्स, देन फेरिंग्स, देन नसल पैसेज, देन नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर निकल जाएगी CO2। ठीक है जी। वही कह रहा है कि एल्वेलाई आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस। यहाँ पे सप्लाई होती है एक्सचेंज ब्लड वेसल्स की, ताकि यहाँ ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स ही तो लाएंगे CO2 रिच ब्लड को, ताकि उसमें से CO2 को एक्सपेल करके O2 दे दिया जाए। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन का यहाँ पे एक्सचेंज हो सके। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई डिफ्यूजेस इनटू ब्लड कैपिलरी, मतलब जो ऑक्सीजन है एल्वेलाई डिफ्यूज करके ब्लड कैपिलरी में डाल देगा, ताकि साफ ब्लड जाए ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड डिफ्यूज करके एल्वेलाई में डाल देगा। समझे? देखो ये कह रहा है ऑक्सीजन जो होगी उसको ब्लड कैपिलरी में डाल दिया जाएगा, और जो आने वाली ब्लड कैपिलरी है, पल्मोनरी आर्टरी में बताऊंगा, वो CO2 को अंदर दे देगी ताकि उसे एक्सपेल आउट कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम एक लार्ज डोम जैसा, ऐसा कुछ लार्ज डोम जैसी मसल होती है, ठीक है, जो कि सेपरेट करती है चेस्ट को एब्डोमेन को। चेस्ट को और एब्डोमेन को सेपरेट करती है कौन? डायफ्राम। ठीक है, देखो होता क्या है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, देखो सांस अंदर लेंगे तो हमारा लंग्स जो है पंप आउट होता है, क्योंकि लंग के अंदर हवा भर रही है। अब लंग के अंदर हवा भर रही है ना, तो ये डायफ्राम को दाबेगा, नीचे पुश करेगा, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है इनहेलेशन। देखो इनहेल करने पर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, नीचे जाएगा, फ्लैट होगा, चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज हो जाएगी क्योंकि फूल जाएगा, एयर सक्ड इनटू लंग्स, लंग्स के अंदर एयर भर जाएगी। जब हवा बाहर निकाल देंगे, तो जब हवा बाहर निकालेंगे तो लंग्स पिचकेगा, लंग्स पिचकेगा तो मतलब इसका डायफ्राम रिलैक्स होगा। वही कह रहा है डायफ्राम रिलैक्स होगा, डायफ्राम मूव्ड अपवर्ड, ऊपर उठेगा, चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाएगी, एयर पुश्ड आउट, मतलब लंग्स के बाहर हवा निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक टर्म रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज रेजिड्यू? मतलब बचा हुआ। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? ऐसी इतनी अमाउंट ऑफ CO2 जो हमारे लंग्स में हमेशा रह जाती है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जैसे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन आवर लंग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू एब्जॉर्ब O2 एंड रिलीज CO2। अब क्यों जरूरी है? ताकि ये सफिशिएंट टाइम दे सके ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ये सफिशिएंट टाइम दे सके। इस वजह से कुछ अमाउंट में CO2 अंदर ट्रैप होती है, जिसको बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन CBSE 2023, 21 और 19 में आया है, तो प्लीज इसको ध्यान दें। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होगी और वो यूज होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। नेट रिजल्ट ये होगा कि ऑक्सीजन निकाला जाएगा, ऑक्सीजन का एक मतलब कि प्रोडक्शन होगा। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और नेट रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे CO2 ही निकलेगी बाहर। ठीक है, ठीक है। नाउ बात करते हैं ब्रीथिंग इन फिशेस की। बात करें तो फिश जो होती हैं वो वाटर के अंदर, देखो दे टेक वाटर थ्रू माउथ, माउथ के अंदर से पानी लेते हैं और उसे फोर्स इट थ्रू गिल्स एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन को पार्टिसिपेट करवाते हैं या फिर लेते हैं अपने ब्लड में। सिंपल सी बात बताऊं तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, पहले पानी पूरा मुंह में भर लेंगे, फिर इनकी जो गिल्स होती है ना, उस पानी में से डिसॉल्व ऑक्सीजन को छान लेंगे, बाकी ये पानी को वापस एक्सपेल आउट कर देंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, रेट ऑफ ब्रीथिंग इनमें लेस होती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में बात करूं तो ये यूज करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, वाटर में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसका यूज करते हैं। रेट ऑफ ब्रीथिंग यहाँ पे ज्यादा होता है, एज दे हैव टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम डिसॉल्व वाटर, वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उससे इन्हें पानी ऑक्सीजन लेना है, घुले हुए ऑक्सीजन जो पानी में है मतलब पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेना है, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है, ब्रीथिंग रेट ज्यादा होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोसेस, जब हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का ट्रांसफर करवा दें, जैसे कि फूड या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का, एंड वेस्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट,
कोई फूड या वेस्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना और भेजना, ऐसा काम होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस दो तरीके के होते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम से हम पढ़ते हैं, दूसरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये मिलके बनता है हार्ट से और ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स से मिलके, ब्लड और ब्लड वेसल्स से, हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल से मिलके बनता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए पढ़ते हैं पहले हार्ट ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड क्या है? एक तरीके का रेड कलर फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एंड इसी को हम लोग मानते हैं ब्लड इज द बेस्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड कैरिंग एसेंशियल सब्सटेंस टू द सेल एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब ब्लड ही हमारी बॉडी के हर एक हिस्से तक ऑक्सीजन को फैलाती भी है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती भी है और वेस्ट को निकलवाने में हेल्प भी करती है। अब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है जान लेते हैं। ब्लड में होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये फ्लूइड मीडियम होता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को। ये थोड़ा सा येलोइश यानी पेल येलो कलर का होता है प्लाज्मा, ठीक है। देन इसमें होता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, जो हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं और इन्हीं की वजह से इनका कलर रेड होता है। और ये आरबीसीज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जो मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और a protein found in red blood cells that bind with oxygen, transport oxygen and carbon dioxide, it also gives red color to the blood। कहने का मतलब है कि आरबीसी में एक प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एचबी, ठीक है। कंपोनेंट होता है पिगमेंट जो कि रेड कलर भी प्रोवाइड करता है, और इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी बाइंडिंग भी अच्छी है, सॉरी ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग भी अच्छी होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन के साथ और प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी ताकि पैथोजन को मारा जा सके, और इम्यूनिटी को भी ये प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी भी देते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ये ब्लीडिंग रोकते हैं और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करवाते हैं। मतलब जैसे कहीं पे ब्लड क्लॉट हो गया, कट गया, तो एक्सेस बॉडी से ब्लड लॉस ना हो जाए उसको बचाते हैं, और वहां पे कोगुलेटरी फैक्टर डालते हैं ताकि वहां का ब्लड रुक सके, जम सके, ठीक है। नाउ ब्लड वेसल्स की मैं बात करूं तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड इज पंप्ड एंड अराउंड द बॉडी। ब्लड वेसल्स ऐसी नेटवर्क है ट्यूब्स की जिसकी हेल्प से ब्लड पूरी बॉडी में फैल सकती है। ध्यान से देखो, हमारे पास एक ब्लड ट्यूब होती है जिसमें ऑक्सीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड ट्यूब इज कॉल्ड आर्टरी, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड ट्यूब इज कॉल्ड आर्टरी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग ब्लड ट्यूब इज कॉल्ड वेन। और इन दोनों को जोड़ने वाली जो होती है यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड कैपिलरी, ठीक है जी। कैपिलरी दोनों को जोड़ने का काम करेगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं फीचर्स, आर्टरी और वेन और कैपिलरी कंपेयर कर लेते हैं। आर्टरी की मैं बात करूं तो ये ब्लड को अवे ले जाती है, हार्ट से बॉडी तक ले जाती है, ठीक है। और वेन जो है बॉडी से ब्लड को हार्ट में लाती है क्योंकि ये गंदा खून लाती है। कैपिलरीज दोनों को कनेक्ट करवाती है। ऑक्सीजन, आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट करवाती है दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दोनों। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, वेन्स में प्रेशर कम होता है, और कैपिलरीज में मॉडरेट प्रेशर होता है। वॉल की मैं बात करूं तो आर्टरीज थिक वॉल होती है और इलास्टिक होती है। वेन्स जो होती है पतली होती है और लेस इलास्टिक होती है। कैपिलरीज बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है और एक सेल के बराबर, 1 सेल थिक होती है, ठीक है। वाल्व की मैं बात करूं तो आर्टरीज में कोई भी वॉल्व नहीं होता, लेकिन वेन में वाल्व होता है ताकि बैक फ्लो को रोक सके। समझो बात को, मान के चलो ये हमारा पैर है, मान के चलो ये हमारा लेग है, ये हमारा पैर है, मान के चलो, ठीक है। अब हमारे बॉडी से ब्लड को ऊपर जाना है, अब ऊपर जाना है तो ऊपर ना कुछ ऐसी चीज ऐसी होगी, ऐसी वॉल्व होगी, ठीक है। ऐसी क्यों होगी? ताकि नीचे से तो ऊपर जा सके, लेकिन ऊपर जब आए तो ये तुरंत रोक दे। बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व मौजूद होता है सिर्फ वेन्स में, ठीक है जी। और कैपिलरीज में वेन्स वाल्व एब्सेंट होती है। वाल्व जो होती है वेन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल निभाती है, क्योंकि वो बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है और करेक्ट डायरेक्शन में उसे भेजने में हेल्प करती है, ठीक है, टुवर्ड्स द हार्ट, इवन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी, ठीक है। दीज वन वे वॉल्व फाउंड इन प्राइमरली इन वेन्स
ऑफ लेग्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और मेनली ये लेग्स में ही पाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब कि रफली द साइज ऑफ फिस्ट, हाथ के क्लिंच ये फिस्ट के बराबर होता है लगभग। दैट एक्ट एज अ पंप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये एक तरीके का पंपिंग ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाता है। इसको हम समझते हैं सिंपल से डायग्राम से, जो कि बहुत प्यारा, बहुत आसान, बहुत अच्छा है। देखो सबसे पहले आपको ऐसा 4 चेम्बर्ड हार्ट बनाना है। दीज आर दी 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये हमारा पहला है राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। आप कहोगे भैया इधर तो हम ये तो राइट है, आप लेफ्ट क्यों बोल रहे हो? तो समझना, हम किसी पेशेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, आपके पीओवी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है। जो राइट, देखो समझो बात को, मान के चलो राइट एट्रियम में डर्टी ब्लड आया, ठीक है, CO2 रिच ब्लड, ठीक है, इसको पुश किया जाएगा नीचे। ये जो हमारी बाइकस्पिड वॉल्व है, ये नीचे फ्लो करवाएगी किसमें? हमारा CO2 ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल पुश करेगा तो CO2 ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। इसके पहले मैं 2-3 चीजें आपको समझाना चाहूंगा, समझो। आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। अगर इन दोनों के आगे कुछ भी लग जाए प्रीफिक्स, कोई भी प्रीफिक्स इनके आगे लग जाए, फॉर एग्जांपल इसके आर्टरी के आगे लग गया पल्मोनरी, तो समझना अब जो पहले आर्टरी का फंक्शन था वो उल्टा हो जाएगा। समझो बात को ऐसे, देखो हमको डर्टी ब्लड ले जाना है, कहां पे ले जाना है? लंग्स के पास ले जाना है। लंग्स के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी, और हम लोग याद रखना पल्मोनरी वर्ड तो लगाना है। अब डर्टी ब्लड के लिए आप कहोगे भैया डर्टी ब्लड तो वेन ले जाती है, तो वेन के आगे पल्मोनरी लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उल्टा के लिए हमें क्या? पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवाएगी। पल्मोनरी वर्ड लगा क्योंकि लंग्स के पास जा रही है, ठीक है। लंग्स में हमने CO2 डाल दिया, लंग्स की एल्वेलाई ने CO2 ले लिया, उसको नॉस्ट्रिल थ्रू बाहर फेंक दिया, और हमको ब्लड में क्या डाल दिया? ऑक्सीजन। अब मतलब लंग्स से हार्ट में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भैया कैरी करवाती है कौन? आर्टरी। लेकिन यहाँ पे लंग्स से आ रही तो पल्मोनरी लगाना पड़ेगा, मतलब किसके लिए? पल्मोनरी वेन बोलेंगे। पल्मोनरी वेन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवाएगी, कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम पुश होगा तो ये जो हमारी ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है ये दाबेगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पुश करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और पूरे बॉडी में ले जाने का काम किसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ले जाने का काम मेन आर्टरी, इसी को बोलते हैं अयोर्टा, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवाएगी मेन आर्टरी, अयोर्टा, या फिर केवल आर्टरी बोलो, सेम। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में गई तो बॉडी के ऑर्गन्स ऑक्सीजन ले लेंगे और कचड़ा यानी कि CO2 वापस ब्लड में डाल देंगे, तो ब्लड कैसा हो गया? फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब गंदा। तो गंदा खून फिर से हम लंग्स में डालेंगे। लंग्स में गंदा खून कौन ले जाने को लेता है? फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, मेन वेन बोलो, या फिर वेना केवा बोलो, या फिर इसे बोल दो केवल वेन। यहाँ फ्रॉम बॉडी टू हार्ट डर्टी ब्लड, CO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाएगा? वेन ले जाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है क्या? यहां तक बात क्लियर है क्या? तो देखो ना, एक बार देखो, 2 बार हुआ यहाँ पे, देखना समझना बात को। एक बार ब्लड यहाँ पे हार्ट में आया, एक बार यहाँ पे हार्ट में आया, यहाँ से एक बार निकला हार्ट से, एक बार यहाँ से निकला हार्ट से, तो 2 बार ब्लड का आना, 2 बार ब्लड का जाना, कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, एंड इट इज गिवन बाय विलियम हार्वे। अब ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बहुत गजब का है कि वाई 4 चेम्बर्ड हार्ट क्यों होता है? देखो हम हैं वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स, ठीक है, जैसा कि हमें चाहिए हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन ताकि हमारी बॉडी को मेंटेन करवा सके हम टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड है हम, दैट्स वाई एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा है। तो 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो हमें इनेबल करवाता है, हेल्प करवाता है कि हम प्रिवेंट कर सकेंगे ऑक्सीजन रिच ब्लड को और ऑक्सीजन पुअर ब्लड को मिक्सिंग से बचा सकेंगे, ताकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम अलग अलग कर सकें, सेपरेट कर सकें, ताकि एनर्जी इफिशियंसी ज्यादा हो सके और हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। दैट्स व्हाई 4 चेम्बर हार्ट इज नेसेसरी।
ठीक है। सिंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड डजंट मिक्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होता, जैसा कि जिसकी वजह से बॉडी रिसीव करती है रिच पॉसिबल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होगा जिसकी वजह से हमें हेल्प होगी कि हम अच्छे से चल सकें, सोच सकें, डाइजेशन हो सके और हमारा फंक्शन बहुत बेटर हो सके, जिसके लिए हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एट्रियम और वेंट्रिकल में डिफरेंस जान लीजिए। एट्रियम होता है अपर चेंबर ऑफ हार्ट, वेंट्रिकल होता है लोअर चेंबर ऑफ हार्ट। एट्रियम वॉल जो होती है एट्रियम की पतली होती है और वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है और मस्कुलर होती है। एट्रियम रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम वेन्स और वेंट्रिकल रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम आर्टरीज। और एट्रियम में प्रेशर कम होता है और वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आर्टरीज का प्रेशर हाई। ठीक है। डबल सर्कुलेशन, ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट बिफोर कंप्लीटिंग फुल सर्किट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, मैंने बता दिया। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड पासेस ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट में सिर्फ एक ही बार ब्लड जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। कुछ एनिमल्स ग्रुप को जानते हैं, उनमें हार्ट कितने होते हैं वो देखते हैं। जैसे बर्ड्स, जो कि एव्स भी बोलते हैं, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेंबर हार्ट होते हैं। सर्कुलेटरी टाइप, इनमें भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इनमें वार्म ब्लडेड होते हैं इस वजह से। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर्ड हार्ट होता है, इनमें पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट नहीं, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिशेस यानी पाइसिस में 2 चेंबर हार्ट होता है, ठीक है, और ये सिंगल सर्कुलेशन करवाते हैं और ये कोल्ड, प्योर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या रहा है कि सम कंपोनेंट ऑफ ब्लड लीक थ्रू पोर्स, कुछ कंपोनेंट ब्लड का किसी छेद पोर से लीक हो जाता है इन वॉल ऑफ कैपिलरीज, जैसे कि प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, इनमें नॉट आरबीसी, आरबीसी को छोड़ के। ठीक है। ये एक्चुअली ये कलरलेस होते हैं, लिम्फ जो होते हैं कलरलेस होते हैं। ठीक है। ये कंटेन करते हैं लेस प्रोटीन, ब्लड के कंपैरिजन में लिम्फ में प्रोटीन कम होता है। ठीक है। और कह रहा है कि कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड, लिम्फ फ्लोज इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, और ये केवल लिम्फेटिक कैपिलरीज, जहां जहां लिम्फेटिक कैपिलरीज होगा वहां वहां फ्लो करेंगे बस। ठीक है। विच ज्वाइंस टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो यहाँ वाले, जिसकी वजह से ये लार्ज लिम्फ वेसल्स बना लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि द वेसल्स फाइनली मर्ज इनटू लार्ज वेन्स, देखो यहाँ पे छोटी छोटी हैं, मिक्स होके ये एक तरीके की लार्ज लिम्फ वेसल्स बना ली ना, देखो ऐसे ये लार्ज लिम्फ वेसल्स बन गई। ठीक है। फंक्शन जानते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड है और एब्जॉर्ब फैट को ये कैरी करेंगे। ड्रेन करेंगे एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड, ज्यादा एक्सेस फ्लूइड हो जाएगा तो उसको ये ब्लड के अंदर वापस डाल देंगे। ठीक है। लिम्फ कंटेन करता है, लिम्फ क्या कंटेन करता है, लिम्फोसाइट्स को, और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, हेल्प इन डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, लिम्फोसाइट ही इन्फेक्शन से बचाते हैं, हेंस दे आर हेल्पफुल। ठीक है। सॉरी। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कह रहा है कि स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो प्लांट डू नॉट मूव, एक तो प्लांट मूव नहीं करते, दूसरा हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, और उनमें बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं इन मेनी टिश्यूज, हेंस दे हैव लो एनर्जी नीड, उन्हें एनर्जी की नीड कम है, और दे आर यूजिंग स्लो ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम, उनमें स्लो ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम चाहिए, बट ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इनमें, इतने लंबे प्लांट्स हैं, पानी और फूड का कैसे होगा। तो यहीं पे काम आते हैं हमारे वेस्कुलर बंडल्स, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग टिश्यूज। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है, और जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल, देखो पानी तो हमेशा रूट से जाएगा ना, नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब पानी हमेशा एक डायरेक्शन में जाएगा, दैट्स व्हाई यूनिडायरेक्शनल, केवल अपवर्ड फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट। ठीक है। वहीं फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करवाएगा और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करवाता है। और याद रखना, फूड पत्तियों में बन रहा है तो पत्तियों से फूड नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो मैं कह सकता हूं क्या, फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल होगा। और प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जाइलम में फिजिकल फोर्स सच एज रूट का प्रेशर होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल,
ट्रांसपिरेशन से पानी ऊपर निकल गया, इवेपोरेट हो गया, ऊपर की जगह खाली, तो नीचे से सक्शन प्रेशर बनाया, खींच लिया ऊपर। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी का यूज करके खाने को पहुंचाया जाता है। मेन टिश्यू जो इन्वॉल्व होती है, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिया, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स जो हैं इन्वॉल्व होती है, ट्रैकिट्स और जाइलम वेसल इन्वॉल्व होती है जाइलम ट्रांसपोर्ट में। फ्लोएम में सीव्स, ट्यूब और कंपेनियन सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से ये फूड का और ट्रांसपोर्ट करवा पाते हैं। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम में हम देखते हैं कि जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर टेक करता है आयंस को, सॉइल से आयंस को क्रिएट करवाता है प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस हो जाता है। ठीक है, आयंस का डिफरेंस हो जाता है, नीचे आयंस ज्यादा ऊपर कम। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर फ्रॉम सॉइल मूव इनटू द रूट, जिससे होता है क्या है, सॉइल से पानी रूट की तरफ भागता है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो गया भाई। जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा, उधर ही सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐसा। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट, जाइलम एंड वाटर इज स्टेडीली पुश अपवर्ड। अब कांस्टेंट रूट के अंदर पानी जा रहा है थ्रू सॉइल्स, तो होगा क्या, पानी को फोर्सफुली ऊपर भेजा जाएगा और पुश किया जाएगा थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल से। अब बात करते हैं यहीं पे ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन कहता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट, एरियल मतलब ऊपर सतह से, प्लांट के, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, किस कहाँ कहाँ रोल है, क्या क्या रोल है इसका, देखो। पहला, एब्जॉर्प्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, मतलब एक तो पानी सुखवाएगा और नीचे से पानी खिंचवाने में हेल्प करवाएगा। दूसरा, टेम्परेचर रेगुलेट करवाएगा, कूलिंग इफेक्ट कॉज करवाएगा ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, डे टाइम में मेजर फोर्स लगता है ट्रांसपिरेशनल पुल का और रूट प्रेशर का, नाइट में केवल रूट प्रेशर लगता है और ट्रांसपिरेशनल पुल नहीं, क्योंकि मतलब अब टेम्परेचर है नहीं ज्यादा, तो वाटर वेपर में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है और ट्रांसपिरेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हम देखते हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन होता है थ्रू फ्लोएम। कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीफ, लीफ से फूड का ट्रांसफर होना टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, एंड इट इज डन बाय फ्लोएम। कह रहा है फ्लोएम का जो होता है, फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स फूड मेड इन लीफ, क्योंकि किचन ऑफ प्लांट तो लीफ ही तो है। दीज सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। मतलब ये जो फूड है ना, ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, स्टोरेज पार्ट से करवाए जाते हैं, जहाँ पे स्टोर होकर रहता है। ठीक है, और हमें पता है प्लांट में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है एक्सक्रीजन, एक्सक्रीजन इन ह्यूमंस। देखो, हमारे पास दो तरीके के वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है गैसियस वेस्ट जो होता है CO2, जिसको हमने अभी निकलवा दिया ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट पढ़ के। दूसरा होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में वेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। ठीक है, इसको हम निकलवाते हैं थ्रू वाटर फ्रॉम द प्रोसेस एक्सक्रीजन। कह रहा है रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मेनली यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। ये परफेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन में है वो क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। पहला, पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड का फिल्टर्ड होते हैं ये कहाँ पे, फ्रॉम ब्लड से फिल्टर करवाए जाते हैं, किसके थ्रू किडनी। क्यों, किडनी के अंदर होते हैं क्या, इनके फंक्शनल यूनिट्स नेफ्रॉन्स ही कॉज करवाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ये देखो आप, एक पेयर और दो पेयर, ए पेयर ऑफ यूरेटर कनेक्ट होते हैं किडनी से विथ यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर किडनी से कनेक्ट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में लाते हैं यूरिन को। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक तरीके का पाउच है। यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोरेज पाउच है जो कि यूरिन को स्टोर करता है अंटिल इट पास्ड आउट, जब तक पास आउट ना हो जाए। ये मस्कुलर होता है, अंडर नर्वस कंट्रोल होता है। याद रखना, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, जब ये पाउच फुल हो जाता है ना, इस रिसेप्टर में टच होने लगता है और हमें सेंस आ जाता है कि हमें टॉयलेट आई है। ठीक है, देन यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या है, ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, और यूरेथ्रा से ही यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है,
देखो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन ही सारा प्रोसेस कॉज करवाते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए हम ये वाला डिटेल डायग्राम देखते हैं और सारा समझते हैं। देखो होता क्या है, ये हमारा है एफ्रिएंट आर्ट्रियोल, ये हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है जी, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो हमारा है इसको बोलते हैं हम बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। यहां से हमारा ब्लड एंट्री लेता है। देखना ये जो ग्रीन एरो है, ग्रीन एरो हमें फिल्ट्रेट बताएगा, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड एंट्री लेगा तो ये जो अंदर जब ब्लड जाएगा तो यहाँ से ये ब्लू वाला बता रहा है वाटर, इसके अंदर ब्लड के अंदर भाई एक्सेस वाटर भी होगा, तो एक्सेस वाटर को इससे निकाल दिया जाएगा, एक्सेस वाटर को निकाला जाएगा। और क्या, जो सोल्यूट्स हैं मतलब आयंस, इसेंशियल आयंस, उनको निकाला जाएगा, जैसे एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, इनको भी ब्लड से बाहर मतलब कि इससे मतलब हमें ये फिल्ट्रेट से अलग करा जाएगा, ठीक है। अब समझो बात को, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, इसमें होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस एंड ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब यहाँ से जो हमारा ब्लड है ना, उसमें से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, क्या क्या, वाटर, इसेंशियल वाटर्स, आयंस को खींच लिया जाएगा, ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये बर्बाद हो जाए। भाई आयंस और वाटर की जरूरत है बॉडी को। जैसे फिर नीचे बढ़ता है तो ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, देखो डिसेंडिंग लिम्स है, ये हेनले लूप है कहलाता, ठीक है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ से फिर वाटर, जो अभी भी जो एक्सेस वाटर है, इसको डिसेंडिंग लिम्ब में निकाल दिया जाएगा, एक्सेस वाटर। क्योंकि भाई देखो यूरिया कभी भी अकेले बॉडी से नहीं निकलता, ये वाटर के साथ ही निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा वापस, अच्छा इस एरिया को हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है और बोथ सोडियम और क्लोराइड आयन जो है यहाँ पे एसेंडिंग लिम्ब में, ऐसा ना हो कि ढेर सारे आयंस यूरिन के साथ वेस्ट हो जाए, एक्सेस वाटर वेस्ट हो जाए, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे फिर से सॉल्यूट्स को वापस फिल्टर करा जाएगा, सॉल्यूट्स को वापस फिल्टर करा जाएगा। और यहाँ पे जो थिकनिंग है, यहाँ पे जो बचा हुआ सॉल्यूट है उसको वापस किया जाएगा। और साथ साथ में देखो, इसको मैं एक सिंपल डायग्राम आपको बता रहा हूं बना के। देखो होता क्या है, ये हमारा मान लो बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। ठीक है, देखो होता क्या है, यहां पे हमारी इसी से अटैच है ब्लड कैपिलरीज भी हैं। अब ये ब्लड कैपिलरीज इसके साथ साथ में अटैच है। देखो अब यहां से ये ब्लड कैपिलरीज कोशिश करती है यूरिया को इसमें डाल दिया जाए, और यूरिया तो अकेले जाता नहीं, तो इसके अंदर इसेंशियल वाटर और मिनरल्स भी चले जाते हैं। अब होता क्या है, इसेंशियल वाटर और मिनरल्स को क्या करा जाएगा, वापस सेक्रीट किया जाएगा। देखो सेक्रीट्स आयंस, एसिड और ड्रग्स जो होगा, टॉक्सिन्स, इन सब को वापस इसके अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर वापस डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यही टॉक्सिन्स को ही तो हमें निकालना था। अब कह रहे हैं वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, जिससे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, इन सबको अंडर हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जो हमारा यूरिया, ड्रग्स, टॉक्सिन्स होगा, इसको वापस इसी में छोड़ दिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और ये वापस कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, ये वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सेक्रीजन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट के जो सॉल्ट्स हैं। अभी याद देखना, कलेक्टिंग डक्ट में एक बार फिर से चेक किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं कहीं एक्सेस आयंस अभी भी निकल जा रहे हैं, तो इनको बचाएगा, इनको फिर से वापस रीअब्जॉर्ब करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद पैपिलरी डक्ट में इसको डाल के वापस यूरिन के थ्रू इसको हम मेजर कैलेक्स में डाल के वापस फर्दर बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट करवा दिया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लिटिल बिट, बट आपको यहाँ पे डीसीटी, पीसीटी, हेनले लूप, बस इन तीनों का फंक्शन जानना है। ऑस्मो रेगुलेशन एक टर्म यहाँ पे आता है, रीअब्जॉर्प्शन। देखो होता क्या है, मान लो आपको लगी है प्यास, उस टाइम पे आपका जो यूरिन है ना, उसको रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाए, क्योंकि आपको पानी नहीं मिल रहा है। तो आपकी यूरिन से जब वापस एक्सेस और वाटर को दोबारा छाना जाएगा ना, वाटर, ताकि बॉडी की नीड पूरी हो सके, तो ऐसे में जब यूरिया अलग हो जाएगा और पानी उसके अंदर से जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा, तो भाई यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा। कंसंट्रेट होगा तो याद रखना, जब आपको खूब पसीना आए उस समय अगर आप टॉयलेट करोगे तो आपका जो यूरिन होगा, जो टॉयलेट होगा, एकदम येलो कलर का होगा, पेल येलो,
जो उसका ओरिजिनल कलर होता है, क्योंकि वो एकदम एक्स्ट्रा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, आइए इसके कुछ फंक्शन जान लेते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या होता है, उसको जानते हैं। देखिए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि ग्लूकोज, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, ठीक है, और एक्सेसिव सॉल्ट जो है फ्रॉम ब्लड आर फिल्टर्ड, उन्हें छान दिया जाएगा। एंड इनिशियल फिल्ट्रेट जो होगा उसे बोमन्स कैप्सूल के थ्रू इंटर करवा दिया जाएगा नेफ्रॉन में। ठीक है, अब वहां पे नेफ्रॉन में क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो यूजफुल सब्सटेंस होगा जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, salts and major amount of water from the filtrate मतलब जो छाना हुआ पार्ट है, are reabsorbed back, उन्हें वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, बाई कैपिलरीज के थ्रू उन्हें वापस छान लिया जाएगा, जिसके जो कि कैपिलरीज सराउंड होंगे, किसके, नेफ्रॉन के आसपास सराउंड होंगे ना कैपिलरी से चारों तरफ। देन होता है यहाँ पे ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन में यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट को selected into tubule which opens into collecting duct। यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट को सेलेक्ट करके वापस एक ट्यूब में जो कि कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होती है उसमें डाल दिया जाएगा, ताकि वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर पास आउट हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना कॉम्प्लेक्स ना समझो, बस आप समझो नेफ्रॉन का ये 3 फंक्शन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है और ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या है, बस दैट्स इट। ठीक है, देखो अगर इंसान की किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी पे भी इंसान सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर दोनों खराब हो जाए तो क्या कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। इस केस में किडनी फेलियर इस केस में किडनी फेलियर होती है और उसमें हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। इसमें आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, रिमूव करती है आपकी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, और ब्लड को साफ करके उसको डायलेसर में डाल के ब्लड को साफ करके वापस आपकी बॉडी में ब्लड को डाल दिया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी जो है उसमें नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, इसके अंदर कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। हमने तो अभी तो बताया रीएब्जॉर्प्शन क्या है, जब आपको प्यास लगी है, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी यूरिन से वापस रीएब्जॉर्ब किया गया। तो ये याद रखना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन नेचुरल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। डायलिसिंग फ्लूइड क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पे ब्लड को विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सट्रैक्ट करवा दिया जाए, अलग करवा दिया जाए नाइट्रोजनस वेस्ट को। ठीक है, उसे हम कहते हैं डायलिसिंग फ्लूइड। ठीक है, इट इज यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन, यहाँ पे डायलिसिंग सोल्यूशन यूज करते हैं जो कि रिच होता है इन यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, ठीक है, समझ गया हीमोडायलिसिस। देखो यहाँ पे सेट करेंगे, पूरा ब्लड बॉडी से नहीं निकलवा लेंगे, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, इसके अंदर डायलिसिंग सोल्यूशन होगा, आपका ब्लड जाएगा, प्यूरिफाई होगा, वेस्ट इधर निकल जाएगा, और जब प्यूरिफाई हो जाएगा तो प्यूरिफाइड ब्लड इधर से अंदर जाता रहेगा और वेस्ट वाला ब्लड इधर से आता रहेगा। क्योंकि पूरा ब्लड निकाल लेंगे तो भाई साहब हार्ट फेल हो जाएगा, है ना। देन पढ़ते हैं एक्सक्रीजन इन प्लांट्स। एक्सक्रीजन इन प्लांट्स हमारा जो लास्ट टॉपिक है, उसमें देखो कह रहा है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये मतलब प्लांट्स में थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू एंट्री लेता है और एग्जिट करता है थ्रू स्टोमेटा। एक्सेस वाटर जो होता है वो रिमूव किया जाता है बाय ट्रांसपिरेशन, और यही ट्रांसपिरेशन पुल करवा के नीचे से जाइलम के थ्रू वाटर भी खींचता है। ठीक है, शेडिंग ऑफ ओल्ड लीफ, पुरानी पत्तियों का गिरना, और पुरानी पत्तियों का गिरना कहलाता है सीनेसेंस, बुढ़ापा। प्लांट्स ऑल्सो सेक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस, कुछ वेस्ट सब्सटेंस प्लांट भी निकालते हैं, जैसे कि इनटू द सॉइल अराउंड देम, मिट्टी में ही निकालते हैं अपने आसपास, जैसे कि रेजिन वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं PYQs, इन PYQs को आपको अटेम्प्ट करना है और ट्राई करना है। मैं कुछ ये PYQs, ये नोट्स सब कुछ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और हो सकेगा तो मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, क्योंकि अभी ये लेक्चर ज़्यादा हो रहा है, सोचे थे 1 घंटे में हो जाएगा, तो सेपरेट लेक्चर ले लूंगा मैं इसके PYQs और क्वेश्चन एनालिसिस के लिए। वहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, और याद रखना वो क्लास हम लाइव लेंगे। ठीक है, तो लाइव सेशन में हम उसको करेंगे। तो होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर जरा भी वैल्यूएबल पॉइंट यहाँ से मिला हो तो प्लीज़ किसी वैल्यूएबल लोग को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।